हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज मैं साइंस में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, आपको ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, है ना। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है। क्या बोल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है। तो किनका होती है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा किसका योग होती है, यांत्रिक ऊर्जा को योग होती है ना। नेक्स्ट है, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है ना। ध्वनि क्या बोल रहा है कि ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्वात। यानी ध्वनि जो होती है ना वो निर्वात से नहीं गुजर सकती है, बाकी वायु हो, ठोस पदार्थ हो या तरल हो, सब में गुजर सकती है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, देखिए 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयन की सघनता वाले एक विलयन का पीएच स्तर कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 7 और दिया हुआ है 5, 4 और 6। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि 6.02 × 10⁻23, है ना। यानी कि C12 में 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो 6.02 × 10⁻23। नेक्स्ट है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि डोबेराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा। क्या बोल रहा है, दूसरा सदस्य बोल रहा है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्सेनिक, है ना। आर्सेनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि डोबेराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य आर्सेनिक होगा, है ना। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है ना। ऑप्शन दिया हुआ है बेकिंग सोडा और है देखिए बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर और धोवन सोडा, है ना। कह रहा है क्वेश्चन कि किसका प्रयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो है ना गंदे पानी को साफ करने के लिए यानी कीटाणु रहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप कुआं में बराबर इसका इस्तेमाल करते होंगे या फिर आपके घर के बगल में नाली वगैरह होगा, देखते होंगे इसमें इसका छिड़काव किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 7 क्वेश्चन क्या है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है। क्या बोल रहा है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हॉर्स पावर। यानी कि उद्योगों में जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है वो हॉर्स पावर होता है ना। और एक हॉर्स पावर पर कितना होता है, 746, है ना। यानी एक शक्ति मतलब क्या होता है, 746 वाट होता है ना। नेक्स्ट है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, अस्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए, है ना। क्या बोल रहा है कि अस्पष्ट गूंज सुनने के लिए, है ना, स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.1 सेकेंड, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 2 या अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है। 2 या अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है संयोजकता, मूलक और दिया परमाणु और यौगिक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ये यौगिक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्जा, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है।
और ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है ना। नेक्स्ट 11 में क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था। तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है। यानी कि ये जो दिया हुआ है नियम, तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है, ये नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेंडलीव। यानी कि ये जो नियम दिया था है ना, किसने दिया था, मेंडलीव ने दिया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीव, है ना। नेक्स्ट है 12 में क्वेश्चन, देखिए किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं अंडक, पंखुड़ियों, बाह्यदल और दिया हुआ है देखिए पुंकेसर। दोस्तों पुंकेसर मैं बताना चाहूँगा, पुंकेसर जो है ना ये क्या मादा का नहीं है, ये नर का है ना। यानी कि क्या बोल रहा है, मादा प्रजनन के बारे में बोल रहा है। तो पुंकेसर मादा का है और पंखुड़ियाँ भी मादा नर का है। सॉरी, वो जो क्या बोलते हैं पुंकेसर जो है ना, पुंकेसर नर का है और बाह्यदल भी नर का है, पंखुड़ी भी बाह्यदल का है। लेकिन अंडक जो है ना, अंडक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अंडक जो है ये मादा जनन अंग है ना। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडक। यानी बोल रहा है फूल के मादा प्रजनन प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। तो प्रजनन के जो हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है, अंडक कहा जाता है। नेक्स्ट है देखिए 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है ना। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ma, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है देखिए 14वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेल या बैटरी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सेल या बैटरी जो होता है चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, देखिए इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल की धड़कन। यानी कि दिल की धड़कन जो है ना वो एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है। यानी कि दिल की स्वैच्छिक कार्रवाई मतलब क्या होता है, जिसको हम अपने अनुसार कर सकते हैं, है ना। यानी एक वस्तु को अगर हम लेते हैं तो वो मेरा दिमाग कहता है लेने के लिए, तब उसको हम उठाते हैं, ठीक ना। मुट्ठी को बंद करते हैं तो मेरा दिमाग कहता है बंद करने के लिए, तब हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन दिल की धड़कन जो होता है ना, इसको हम रोक नहीं सकते हैं और इसको बोल भी नहीं सकते हैं कि धड़को या फिर बंद हो जाओ, है ना। इसलिए से स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है, ये स्वैच्छिक कार्रवाई के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है देखिए सिस्टम क्वेश्चन क्या है, कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान के में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है कि कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोक, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों की गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेंडलीव। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या बोल रहा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो दोस्तों इसमें से आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इथाइन। इथाइन जो है ना एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुलों, लोहे के जंगलें और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, मुझे मालूम है कि इसका आंसर आप जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, जंग। यानी कि जंग से पुलों, लोहे के जंगलों और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है ना। जंग ऐसा चीज़ है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। यानी कि रक्त का कौन सा ऐसा घटक है जो भोजन को और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का युक्त का मतलब परिवहन करता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लाज्मा। यानी प्लाज्मा ऐसा है जो कि ऐसा तत्व है जो कि रक्त का
रक्त में मतलब भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को कचरे का परिवहन करवाता है। ये सारे जो है कचरे के रूप में आते हैं ना, और इनका परिवहन करता है कौन? प्लाज्मा। नेक्स्ट है 21 में क्वेश्चन देखिए, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, है ना। यानी कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर यह इसके वास्तविक आकार में बड़ा प्रतीत होता है, तो इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सत्येंद्र नाथ बोस। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सत्येंद्र नाथ बोस जो थे एक वैज्ञानिक थे, और उन्होंने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी, है ना। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्थितिज ऊर्जा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को अस्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो दोस्तों पहला धातु तत्व क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिथियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है देखिए, क्या है क्वेश्चन? लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है ना। यानी कि लेड नाइट्रेट को जब जोरदार ढंग से गर्म किया जाता है तो उसमें निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बगल के बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।